आज हम फाइनेंशियल मार्केट के कुछ बेसिक थंब रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ शायद आप जानते होंगे, कुछ के बारे में ज़रूर नहीं जानते होंगे। तो उनको कई रूल्स को हमने इकट्ठा किया है और ट्राई किया इस वीडियो में समझाने के लिए कि अगर बेसिक थंब रूल्स को हम जानते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा ईजी हो जाता है। तो उनमें कुछ 13 रूल्स हैं जिसको हमें हर इन्वेस्टर को जानना चाहिए, चाहे वो यंगस्टर्स हो, मिड एज हो या ओल्ड एज हो। उनको जान करके अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक डिसीजन लेने में हमें इजी होता है। लाइक टाइम होराइजन हुआ, रेट ऑफ रिटर्न हुआ, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने परसेंट एलोकेशन करना चाहिए, लाइक दिस बहुत सारे रूल्स हैं जो हम आगे वीडियो में देखेंगे और एक एक करके उनको एलाबोरेट करेंगे। तो चलते हैं हम डायरेक्ट लैपटॉप की स्क्रीन पे। जय हिंद इन्वेस्टर, मैं धीरेंद्र फिनशास्त्र में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो पहला रूल है हमारा रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 बहुत वेल नोन पॉपुलर रूल्स है और शायद आप लोग हर कोई जानता ही होगा, सारे इन्वेस्टर लगभग जानते ही होंगे। ये क्या कहता है कि सपोज 72 है, अगर रेट ऑफ रिटर्न हमें पता है, रेट ऑफ रिटर्न सपोज 12% है, जैसा कि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हमें पता है, तो हमें ये पता चल जाएगा लगभग। हाँ, पहले ही मैं बता दूँ, सारे रूल जो अप्रॉक्सीमेशन बताते हैं, रेट ऑफ रिटर्न भी बताएगा तो अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ रिटर्न बताएगा, या टाइम होराइजन बताएगा तो अप्रॉक्सीमेट टाइम होराइजन बताएगा। तो अगर रेट ऑफ रिटर्न हमें पता है, जैसे रेट ऑफ रिटर्न हमें 12% है, तो 72 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 आता है। तो 6 ईयर्स में हमारा पैसा डबल हो जाता है। ये रूल ये बोलता है कि कितने टाइम में हमारा पैसा डबल होता है। तो 72 रूल बताता है लमसम लेकिन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये SIP इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है, लमसम इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो, बैंक में हो, FD, PF और मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट में हो, मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो। अगर 10% का हम रिटर्न जनरेट करते हैं, जैसे मिड रिस्क म्यूचुअल फंड हो सकता है, तो 7.2 ईयर्स में हमारा कैपिटल डबल हो जाएगा। एक चीज़ और, जस्ट इसका अपोजिट करते हैं। अपोजिट करने में क्या होता है कि जैसे अगर 5 साल में हमें पैसे को डबल बनाना है तो 72 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा 14.4% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जनरेट कर पाते हैं तो हमारा पैसा 5 साल में डबल हो जाता है। तो ये हुआ रूल ऑफ 72। नेक्स्ट रूल है, इसको भी शायद जानते ही होंगे आप लोग, रूल ऑफ 72 टाइप में है, बट 114 का क्या होता है। 114 में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट डिवाइड करते हैं तो जो टाइम निकल के आता है वो ये बताता है कि इतने टाइम में हमारा पैसा 3 गुना हो जाएगा। अगर 12% का रिटर्न जनरेट हो रहा है किसी भी इन्वेस्टमेंट से, तो 114 में डिवाइड करेंगे तो 9.5 ईयर्स आता है। 9.5 ईयर्स में हमारा पैसा 3 गुना हो जाता है, ये बोलता है। सेम 114 में अगर 10 से डिवाइड करते हैं, 10% रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, तो 11.4 ईयर्स में हमारा पैसा 3 गुना हो जाता है। सेम यहाँ भी होता है, कितने टाइम में पैसा हमारा 3 गुना होता है ये हमें पता चल गया। कितने परसेंट अगर हम जनरेट करें तो पैसा 3 गुना हो जाएगा। तो सेम 11.4 ईयर्स में अगर 3 गुना पैसा करना है, 10% से हमें पैसे को ग्रो करना पड़ेगा, जिससे 11.4 ईयर्स में हमारा पैसा 3 गुना हो जाएगा। तो ये हुआ रूल ऑफ 114। नेक्स्ट रूल हम चलते हैं 144 था। 144 का आता है एग्जैक्टली 72 114, जैसे 144 है, 144 में पैसा 4 गुना होता है। तो अगर 10% रिटर्न जनरेट कर पाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो 144 में डिवाइड करेंगे 10 से, तो 14.4 ईयर्स में हमारा पैसा 4 गुना हो जाएगा। सेम 12% अगर कंसीडर करते हैं तो 12 ईयर्स में सिंपल हमारा पैसा 4 गुना हो जाएगा। अगर हम 15% का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, जो कि पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, तो हमारे लमसम इन्वेस्टमेंट पे 15% अगर रिटर्न जनरेट करते हैं तो 9.6 ईयर्स में हमारा पैसा 4 गुना हो जाएगा। ये होता है मार्केट लिंक्ड का ताकत। लेकिन हम मार्केट की आज बात नहीं कर रहे हैं, आज हम जस्ट कुछ फार्मूलों की बात कर रहे हैं, तो हम इसी पे कंसंट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट रूल है रूल्स फॉर 136 फॉर SIP। ये कुछ कम लोग जानते होंगे। ये SIP, जैसा हम पीछे 3 रूल पढ़ चुके हैं, 3 रूल होता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन ये रूल कहता है SIP इन्वेस्टमेंट के लिए। SIP इन्वेस्टमेंट के लिए रेट ऑफ रिटर्न, अगर 12% SIP में रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करते हैं तो 136 में, ये बेसिकली कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा 144 में डिवाइड करना है, बट 136 मोर एक्यूरेट वैल्यू देता है। 144 में जो डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू और जो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में, तो बहुत ज़्यादा होता है, बट 136 में आप डिवाइड करेंगे तो मोर एक्यूरेट वैल्यू आएगा। सो 136 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 11.33 ईयर्स आता है। अगर SIP सपोज 10,000 का SIP है, मतलब जितना हमारा प्रिंसिपल इन्वेस्टेड हुआ है वो हमारा डबल हो जाएगा 12 ईयर्स में। 12 ईयर्स थोड़ा सा देखने में ज़्यादा लग रहा होगा, बट बेसिकली 12 ईयर इसलिए है
क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट पे हमें पूरे 12 साल मीन्स 11.33 ईयर्स हम रोकते हैं, लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होता है उसको कुछ भी हम टाइम नहीं देते हैं। तो एसआईपी की इन्वेस्टमेंट ही ऐसा होता है। एसआईपी में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है, मार्केट अप डाउन होता है उसका इफेक्ट पड़ता है, बट यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न अगर 11.33 है तो 12 ईयर्स हमें लगेंगे उसको डबल करने में। अगर हमें 10 साल में पैसे को डबल हम बनाना चाहते हैं एसआईपी के इन्वेस्टमेंट पे 13.6% के रेट ऑफ रिटर्न से हमें रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा, तो हमें 10 ईयर्स में हम पैसे को डबल कर सकते हैं। वैसे अगर 15% का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं तो हम 9 ईयर्स में पैसे को अपने डबल कर पाते हैं। तो ये हुआ रूल ऑफ 136 फॉर एसआईपी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यूजुअली हम एसआईपी इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी इन्वेस्ट में, तो हमें दिमाग में रहना चाहिए कि 136 में अगर डिवाइड करते हैं रेट ऑफ रिटर्न को तो हमें कितने दिन में पैसे हमारे डबल हो जाएंगे जो हमारे प्रिंसिपल इन्वेस्टेड है। नेक्स्ट रूल पे हम जाते हैं। नेक्स्ट रूल आता है रूल ऑफ 70 फॉर इन्फ्लेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। एक दो इसमें रूल्स मिलेंगे, इतने इंपॉर्टेंट रूल मिलेंगे जो हमें हमेशा कंसीडर करना चाहिए अपने माइंड में। रूल ऑफ 70 क्या है? 70 को रेट ऑफ इन्फ्लेशन, लाइक अभी करंट इन्फ्लेशन रेट अराउंड 7 के आसपास चल रहा है, तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 10 ईयर्स निकल करके आता है। मीन्स यहाँ पे 10 ईयर्स में 10 साल में हमारा पैसा हाफ हो जाएगा। जो हमारे परचेजिंग पावर है, इन्फ्लेशन क्या करता है हमारे परचेजिंग पावर को कम करता है। जो परचेजिंग पावर हमारी आधी हो जाती है, हम 5 लाख का ही सामान खरीद पाएंगे जो आज हम 10 लाख का सामान खरीदते हैं अगर ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा। दो रेट ऑफ इन्फ्लेशन अप डाउन होता रहता है, तो किसी भी टाइम के रेट ऑफ इन्फ्लेशन को हम कंसीडर कर सकते हैं और एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन हम लेकर के चल सकते हैं। अगर 5% भी एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन लेते हैं तो 14 × 5 मतलब 14 साल में हमारा पैसा परचेजिंग पावर आधी हो जाती है। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जरूर दिमाग में रखना चाहिए। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने दिन में हमारा पैसा आधा होता है। इसमें 1/3 और 1/4 करने की ज़रूरत नहीं है, हम आधे में हमें समझ जाना चाहिए कि कितने दिन में पैसा हमारा आधा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? 100 माइनस एज। ये बहुत पॉपुलर रूल है, थंब रूल है। बोला जाता है कि जितनी आपकी एज हो 100 से माइनस कर दीजिए, जो आपको बच जाता है वो आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बाकी डेट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सपोज आपका एज 30 ईयर्स है, 100 माइनस 30 माइनस करिए और 70 बचता है, मतलब 70% इक्विटी 30% डेट में। बट मैं फुल्ली एग्री नहीं हूँ इस रूल से। दो ये थंब रूल है इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, उसी बहाने डिस्कस भी कर लेंगे। बट इसको फॉलो करने से पहले अपने रिस्क एपेटाइट जरूर देखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिए। वो बताएगा आपकी लाइबिलिटी क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है, आपकी कंपलसरी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस क्या हैं। सारा एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी और इनकम देख करके वो डिसाइड करेगा। और मोर ओवर रिस्क एपेटाइट तो जरूरी होता है, वो डिसाइड करेगा कितने % आपको इक्विटी में जाना चाहिए, कितने % आपको डेट में जाना चाहिए। फुल इक्विटी में भी जा सकते हैं, 30 ईयर्स का एक यंगस्टर्स अब फुल इक्विटी में जा सकता है एज पर लाइबिलिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो ये कि थंब रूल है, एक स्टैंडर्ड है, जाना चाहिए। जैसे अगर 60 साल का कोई रिटायरी है तो 60% वो डेट में जा सकता है एंड 40% वो इक्विटी में जा सकता है। बट ये मैन टू मैन डिपेंड करेगा। बहुत लोग हैं एडवेंचरस करना चाहते हैं, 100% इक्विटी में जा सकते हैं। इवन रिटायरमेंट के टाइम में भी इक्विटी के कई बास्केट बना सकते हैं, मॉडरेट फंड, हाइब्रिड फंड और प्योर इक्विटी बना करके उसको एज पर रिस्क एपेटाइट उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल ऑफ 10-5-3 रूल्स ऑफ रिटर्न। ये क्या होता है? एक थंब रूल मानते हैं, एक्चुअली ये 10-5-3 रूल्स है, बट इसमें भी मेरे हिसाब 12-6-3 होना चाहिए। कि इसमें 10-5-3 रूल क्या बोलता है, मैंने यहाँ 12-6-3 बना रखा है। 10-5-3 बोलता है 10% इक्विटी से रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, 5% डेट से एंड 3% सेविंग से, जो कि ये तो हम चेंज कर नहीं सकते, ये तो चल ही रहा है। 2.75, 3.25, 3.5 इसके अराउंड सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। सेंसिबली इन्वेस्ट किया जाए तो 12-13% रिटर्न बनाना कोई कठिन काम नहीं है, आराम से हम बना सकते हैं। एंड डेट से भी 5 है, बट 6-7% आराम से डेट से भी रिटर्न जनरेट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म में एज पर डेट साइकिल। सो और इक्विटी से 12-13-14% आराम से जनरेट किया जा सकता है अगर सेंसिबली इन्वेस्ट किया जाए, सही से रोटेट किया जाए पैसों को तो। सो 10-5-3 थंब रूल है, बट मेरे हिसाब से 12-6-3 होना चाहिए। नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ 4% विड्रॉल। ये रूल क्या बोलता है? सपोज आपका एज 50 ईयर्स है, कोई भी एज ले सकते हैं, और आप 50 ईयर्स में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नेक्स्ट 30 ईयर्स है। तो इसमें ये रूल क्या बोलता है कि आपका एनुअल एक्सपेंस उस टाइम, सपोज 50 ईयर्स पे आपका एनुअल एक्सपेंस 5 लाख है, इसका 25% मतलब 1,25 लाख, 1,25 लाख का कॉर्पस आज के डेट में आपके पास होना चाहिए। सो आप 4% एनुअल विड्रॉल करते हैं तो आपका एनुअल एक्सपेंस आगे का कैटर हो जाएगा और आप रिटायरमेंट लाइफ आराम से
जी सकते हैं, जो आपको पेंशन के रूप में विड्रॉल होगा। बट इसमें भी मेरा क्या है कि मेरा मानना है 4% नहीं, इसको आराम से 6 to 7% आप 6 to 7% का विड्रॉल रेट ले सकते हैं। अगर सेंसिबली इस एज पे भी इन्वेस्ट किया जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 5 लाख का आपका एनुअल एक्सपेंस है, सो इसको इन्फ्लेशन के साथ धीरे धीरे इंक्रीज भी कर सकते हैं और 6 to 7% का विड्रॉल ले सकते हैं। और ये जो 1 करोड़ 25 लाख का होगा वो लाइफ लॉन्ग होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो ख़त्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा अगर उसको 9 to 10% भी रिटर्न जनरेट कर पाते हैं तो। रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कितना हमारे पास कॉर्पस होना चाहिए, कितने % हमें विड्रॉ करना चाहिए और कितने दिनों में हमारा पैसा चलेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से यूजुअली ये 30 ईयर्स के लिए कंसीडर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। ये क्या 50-30-20 रूल्स ऑफ एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ये इसको भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। 50% डेली एक्सपेंसेस पे, लाइक ग्रॉसरी हुआ, मोबाइल बिल हुआ, टेलीफोन बिल हुआ, बिजली का बिल हुआ, लाइक डेली एक्सपेंसेस, ये 50% मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम 50% डेली एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस पे आप खर्च कर सकते हैं। नाउ 30% लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम 30% होना चाहिए, ट्राई करिए इसको कट करने के लिए। 20 to 30% होना चाहिए लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस पे, जो लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने पे आप खर्च कर सकते हैं। और 20% ये मिनिमम है, 20% जो है ये मिनिमम है। 20% कम से कम तो आपका इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए। इसको ट्राई करना है कि इन दोनों एक्सपेंसेस को कट करके आप 20% इन्वेस्टमेंट को इसमें बढ़ाइए, इसमें इंक्लूड करिए। ये आपका 40% के अराउंड अगर होता है तो आपका सेंसिबल इन्वेस्टिंग होता है और ये सारा आप वेल मैनेज कर रहे हैं। बट ये ट्रिगर वैल्यू है, समझ लीजिए 20% मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, इससे कम फिर तो गड़बड़ है। नेक्स्ट 6x इमरजेंसी कॉर्पस रूल, ये तो जग जाहिर है, सबको पता होगा। हर कोई बोलता है कि जितना एनुअल एक्सपेंस है उसका 6 टाइम्स आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। हाँ, ठीक भी है। जैसे जॉब लॉस पे, किसी इमरजेंसी में, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया, तो 6 टाइम आपके पास अगर 6 लाख रुपए हैं तो उसको कैटर करते हैं। और जैसे इसमें से पैसा निकलता है तुरंत इसको फिल करने की कोशिश करिए, ये आपको काम आएगा। इसकी लिक्विडिटी मेंटेन करनी होनी चाहिए, इसको एफडी में, लिक्विड फंड में, लाइक दिस, जो रेडी हमारे पास अवेलेबल हो, 24 to 48 आवर में हमारे पास अवेलेबल हो, ये पैसे को हम यूज कर पाएँ। तो ये तो सबको पता है। नेक्स्ट रूल में चलते हैं हम। 11th रूल 40% EMI, ये भी क्रिटिकल रूल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। 40% EMI, इवन जो NBFC और बैंक भी ये रूल को फॉलो करते हैं। जब आपको वो लोन देते हैं, आपकी पे स्लिप, सैलरी स्लिप देखते हैं, वो देखते हैं आप कितना EMI पे कर रहे हैं ऑलरेडी। एक्सपेंसेस तो पता नहीं चलता कि कोई बैंक अकाउंट में आता है, बैंक स्टेटमेंट भी इसलिए वो लेते हैं। वहाँ पे देखते हैं आप एक्सपेंसेस कितना कर रहे हैं EMI में। 40% EMI का होता है मैक्सिमम। आज के डेट में यंगस्टर्स हैं, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, हर कोई EMI पे ले रहा है। उससे क्या होता है, EMI का बर्डन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखना है कि हमारा EMI कितना जा रहा है। बैंक स्टेटमेंट भी इसीलिए लेते हैं, सैलरी स्लिप भी इसीलिए लेते हैं, आपका EMI मेन चीज़ ट्रैक करने के लिए। ये 40% से ज़्यादा किसी केस में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ट्रिगर वैल्यू है। आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी गड़बड़ हो सकता है, किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी पॉइंट ऑफ इमरजेंसी में आपका फाइनेंशियल प्लानिंग टोटल वैनिश हो सकता है। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि जितना टोटल आपका सैलरी है या इनकम है मंथली, उसका 40% से ज़्यादा EMI कभी नहीं होना चाहिए। ठीक। नाउ नेक्स्ट 12th रूल पे जाते हैं। 20x लाइफ इंश्योरेंस रूल, ये भी बहुत पॉपुलर रूल है, कुछ लोग शायद जानते भी होंगे। इसमें क्या है कि जो आपका एनुअल, सपोज यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, 10 लाख रुपीज़ आपका एनुअल इनकम है, 10 लाख का 20 टाइम्स मीन 2 करोड़। 2 करोड़ का आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये थंब रूल है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे होता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर पे, हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानर से आपको मिलना पड़ेगा। वो आपका फाइनेंशियल प्लानर आपकी लाइबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, सारे टाइप के एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़ सारा आपका देखेगा, कैलकुलेट करेगा, आपकी इनकम देखेगा और घर पे कितने बच्चे हैं, क्या उनका एक्सपेंसेस है, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस देख करके फिर आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करके एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस उस हिसाब से लेना चाहिए। बट फिर भी आप अगर लेते हैं थंब रूल, आपका एनुअल एक्सपेंसेस का 20 टाइम्स, अगर 20 टाइम्स लेते हैं फिर भी आप कंफर्टेबल पोजीशन पर रहेंगे। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है और लाइबिलिटी बढ़ती है तो इसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट रूल, रिवॉल्विंग क्रेडिट फार्मूला फॉर इन्वेस्टर्स, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ऑलमोस्ट मैक्सिमम यंगस्टर्स के पास क्या है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं अंधाधुंध। कभी कभी क्या होता है, हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास जैसा मैंने बताया ईएमआई में, बिल में सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, हमें अर्जेंट कैश की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो अवॉइड करिए, कहीं से पैसे का इंतजाम करिए, बट क्रेडिट कार्ड से नहीं। फिर भी इफ़ अनअवॉइडेबल सिचुएशन अराइज होता है और क्रेडिट कार्ड से निकालना भी पड़ता है, तो बैंक क्या 3, 4, 5% मंथली वो चार्ज करते हैं। हमें लगता है 3, 4, 5% मंथली कुछ भी नहीं है। 3% मंथली मतलब 36%, चलो कोई बात नहीं दे देंगे, लेकिन 36% ऑलरेडी बहुत है, लेकिन वो फ्लैट होता है। अगर आप कंपाउंडिंग वो कैलकुलेट करेंगे तो उसका क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 3% है यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, तो 1 + 3% टू द पावर 12 - 1, ये है इसका फार्मूला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे आप पुट करेंगे, उसके बाद ये बाकी डेटा सेम रहेगा और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता 42.57% निकल के आता है। आपको बोला तो जाता 36%, लेकिन ये भी 42.57। इसीलिए बोला जाता है क्रेडिट कार्ड का लोन सबसे खतरनाक होता है, सबसे बर्डनफुल होता है, इसको सबसे पहले चुकता करने की कोशिश करनी चाहिए। सो क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते टाइम बहुत ही सावधानी बरतें, कैश अवॉइड करें, निकालना कभी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कभी भी अनअवॉइडेबल सिचुएशन बनता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आपके ऊपर चार्ज किया जा रहा है, हैविली चार्ज। ठीक है, तो ये रहे हमारे 13 फार्मूले। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कौन सा फार्मूला आपको अच्छा लगा, कौन सा फार्मूला समझ में आया, कौन सा फार्मूला अगर नहीं समझ में आया तो वो भी ज़रूर बताइए। हम आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। और कौन सा फार्मूला सबसे अच्छा लगा, कौन सा आप यूज करने वाले हैं, इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और देखते रहिए हमारा चैनल, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, उनको भी एजुकेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।